दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सिद्धमस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023 हिंदी कक्षा 11 का पेपर। वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, कहीं कहीं पर शुरू होने वाली हैं, तो दोस्तों इसी से मिलता जुलता पेपर सभी कहीं आ रहा है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। 100 नंबर का पेपर होगा, कोड इसका बी है। 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आपको। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा। तो छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है, कब माना जाता है? दोस्तों इस के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, पहले 10 हिंदी साहित्य के इतिहास के वो मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, क्योंकि जल्दी से आपको पेपर प्रोवाइड कराना है, तो इसलिए आप इन प्रश्नों का उत्तर देख लेना। ये पेपर वार्षिक परीक्षा में आ रहा है, आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करके ज़रूर जाना। इसके बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि प्रेम सागर के लेखक कौन हैं। मुंशी सदा सुखलाल हैं या गोकुलनाथ हैं, पंडित सदल मिश्र हैं या लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम नाटक आपको बताना है। हिंदी का प्रथम नाटक, ठीक है, सती प्रताप है या नल दमयंती स्वयंवर है या कामना है या नहुष है। इसके बाद अगला है छायावाद की रचना कौन सी है? लहरों के राजहंस या करुणालय या भारत जननी या जन्मेजय का नागयज्ञ। दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, मैला आंचल उपन्यास कैसा है? ये एक ऐतिहासिक है या फिर पौराणिक है, आंचलिक है या मनोवैज्ञानिक है? एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके लिखना है। अब हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास यानी काव्य साहित्य के इतिहास में पहला प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार कौन है? ठीक है, बताना है आपको। कुंभन दास, नाभा दास, बना दास या तुलसीदास? सही ऑप्शन बताना। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र या गिरजा कुमार माथुर? परमाल रासो किस काल की रचना है? परमाल रासो किस काल की रचना है? तो बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ये सब आदिकाल की रचनाएं हैं, तो ए ऑप्शन सही होना चाहिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन सी है आपको बताना है। यशोधरा है या कलश है या उद्धव शतक है या आंसू है। छायावादी युग की रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी या उद्धव शतक या चित्राधर या शारंगधर? अब दोस्तों गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। एक गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होंगे। तो पहला गद्यांश है, जब कमल शोभित होते हैं तो तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जा सकती है। कुमुद बंद होने को है और अभी पूरे बंद नहीं हुए। उधर कमल क्या है? आगे चलते हैं। उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं है। एक की शोभा आधी रह गई और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई। रहे भ्रमर सो अभी दोनों पर ही मंडरा रहे हैं, और गुंजा रव के बहाने दोनों के ही प्रशंसा से गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। अब 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न रहेगा, गद्यांश का संदर्भ लिखो, यानी कि लेखक का नाम और पाठ का नाम आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद गद्यांश की प्रकृति के किस दृश्य का वर्णन किया जा रहा है? तो कुमुद और कमल के खिलने और बुझने का जो वर्णन है उसका वर्णन किया जा रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई है, जो कि पहले पेज पर रेखांकित अंश की व्याख्या है। यहाँ पर देख सकते हैं, इतना ये जो अंश है ये रेखांकित अंश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। तीसरा प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न है, भ्रमर कमल और कुमुद दोनों पर ही क्यों मंडरा रहे हैं? तो सिंपल सा उत्तर आप निकाल के लिख सकते हैं इसी पैसेज से। उपर्युक्त गद्यांश की भाषा शैली पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अब ऊपर वाला गद्यांश नहीं समझ में आता है तो दूसरा वाला गद्यांश कर सकते हैं, जो कि है, मैं मानता हूँ कि पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो को देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपकी उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। तो फिर यहाँ पर आपको पहले संदर्भ लिखना है, यानी कि गद्यांश के पाठ का लेखक और नाम,
ठीक है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल संकृत्यायन का ये पाठ है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद प्रस्तुत पद्यांश में राहुल जी ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया, देखो राहुल जी, राहुल संकृत्यायन का ही पाठ है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। इसके बाद चौथा प्रश्न, यात्रा संबंधी साहित्य के संदर्भ में लेखक ने क्या कहा है। और अगला प्रश्न है, यात्रा कथाओं के संदर्भ में लेखक का मत स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से ही ये इसी पैसेज, इसी गद्यांश से इन दोनों के उत्तर दोस्तों निकल आएंगे। दोस्तों @exams यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, हम यूट्यूब पर मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सारे पेपर जल्दी ही आने वाले हैं दोस्तों, तो ज़रूर जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब पद्यांश पर है कि निम्नलिखित पद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहले देखो कविता का भाग दे दिया गया है, हरों चरही तापही बरत करे फरह परस रही हाथ तुलसी स्वरत मीत सब परमारत रघुनाथ। तो एक दो पंक्तियां ही दी हैं, इसमें शीर्षक और कवि का नाम तुलसीदास हैं, ठीक है, और पाठ का नाम लिख देना। रेखांकित अंश की व्याख्या, पूरी दोनों लाइनें, एक लाइन रेखांकित है तो इसकी व्याख्या करनी है। इसके वृक्षों के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, इसी की व्याख्या से निकलेगा ये उत्तर। कवि ने इस दोहे में किस बात की प्रेरणा दी है और कैसे दी है, दोहे में कौन सा अलंकार है। अब ये नहीं समझ में आता तो आप ये वाला कर सकते हैं, अब के राख लेहू भगवान हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारदी साधे बान ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान दुह भांति दुख भयो अनिक यह कौमे उबारे प्राण सुमिरत ही 80 डस्यो पारदी कर छूट्यो संधान सूरदास सर लग्यो सचान नहीं जय जय कृपा निधान। तो ये सूरदास का है, तो इसमें आपको पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है संदर्भ में। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो रेखांकित अंडरलाइन वाली लाइन है इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपनी रक्षा हेतु अपने हृदय में किसका स्मरण किया है, द्रुम डरिया में कौन सा समास है, और जीवात्मा द्वारा भगवान का स्मरण करते ही क्या हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे या जा सकते हैं वार्षिक परीक्षा में। अब लेखकों और कवियों के जीवन परिचय की बात की जाए तो दो जीवन परिचय आएंगे। एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं, तो गद्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आया है इस पेपर में, श्याम सुंदर दास और सरदार पूर्ण सिंह। 3 नंबर में जीवन परिचय और 2 नंबर में रचनाएं आएंगी 5 नंबर का। इसके बाद एक कवि का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं, तो इसमें तुलसीदास, सूरदास और महाकवि भूषण। तो तीनों दास आप याद कर लो, सूरदास, तुलसीदास और कबीर दास होंगे या नहीं होंगे, अगर हैं तो उनको तैयार करना। तो सूरदास तुलसीदास में से कोई ना कोई एक आपका आ ही जाएगा। इसके बाद आकाशदीप कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखना है, नहीं आता है ये तो बलिदान कहानी के आधार पर गिरधारी का चरित्र चित्रण कर दीजिए। इसके बाद गरुड़ ध्वज नाटक में कालिदास का चरित्र चित्रण कीजिए, 5 नंबर में नहीं आता अगर ये चरित्र चित्रण तो गरुड़ ध्वज नाटक के 3य अंक की कथा वस्तु लिखिए। इसके बाद खंड खास संस्कृत स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर संस्कृत के गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। पाठ के लेखक तो इसमें होते नहीं, केवल आपको पाठ का नाम बताना है कि कौन से पाठ से लिया गया। तो एक गद्यांश ये है संस्कृत का, एक गद्यांश ये है, किसी एक का आप हिंदी में अनुवाद कर दो संदर्भ सहित, यानी कि पाठ का नाम आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को। जल्दी आपको सारे वार्षिक परीक्षा 2023 के पेपर मिलने वाले। वार्षिक परीक्षा 2024 में भी ये काम करेंगे क्योंकि 23-24 सत्र के ये पेपर हैं। लाइक कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित किसी संस्कृत पद्यांशों का किसी संदर्भ सहित एक का अनुवाद करना है। तो 2 श्लोक दिए हैं यहाँ पर, किसी एक का संदर्भ में अनुवाद करेंगे तो 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का अनुवाद, 7 नंबर का ये होगा। संस्कृत में उत्तर देना है 2 प्रश्नों के, 4 दिए हैं, ठीक है। ये संस्कृत के पाठों से संबंधित है, इनके उत्तर दे दो। इसके बाद शांत रस अथवा भयानक रस के स्थायी भाव और उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखो। रूपक अथवा प्रतीप अलंकार की परिभाषा या अथवा तथा उदाहरण लिखो। सोरठा अथवा बरवय छंद की परिभाषा तथा उदाहरण लिखो। ये रस छंद अलंकार आपके 6 नंबर में ये आ गए। लास्ट पेज पे चलते हैं। लास्ट पेज पे यहाँ पर आपको अपनी शैली में निबंध लिखना है 9 नंबर का। भारत में भ्रष्टाचार पर लिख सकते हैं, बड़े बेटियां पढ़े बेटियां पर, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसके बाद किसी एक पर निबंध लिखने के बाद
विसर्ग संधि, यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, इनका उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, इनको देख लो अच्छे से। इनका भी दोस्तों करेक्ट ऑप्शन मैंने अभी हल नहीं किया है इसका, अगर आप बताओगे कमेंट में तो मैं इसको हल करके भी आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न 4 नंबर का आपको मिल जाएगा कि निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो राम ने रावण को बाण से मारा, बालकों में राम श्रेष्ठ है, कर्ण दानी और शूरवीर था, गुरु को नमस्कार है। तो 2 का आप संस्कृत में अनुवाद कर दें तो 4 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों ये पेपर था हिंदी का, सामान्य हिंदी का नहीं पेपर है। तो जो अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, जो आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काम करेगा। और सामान्य हिंदी का पेपर दोस्तों जल्दी आ जाएगा चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो ना छूटे। तो साहित्यिक हिंदी या हिंदी का ये पेपर है, सामान्य हिंदी का पेपर भी जल्दी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये मॉडल पेपर की तरह इसको सॉल्व करना, यही पेपर 100% आने के चांस हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर आ ही जाए। हो सकता है इससे कुछ प्रश्न आए, या हो सकता है कि इसके ज़्यादातर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं, लेकिन 100% ये नहीं कहा जा सकता कि यही पेपर आपकी परीक्षा में ही आ जाएगा। तो दोस्तों बस इसे मॉडल पेपर की तरह ट्रीट करना, इसके क्वेश्चन सारे सॉल्व करके जाना, तो आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और बोर्ड एग्ज़ाम जब आएंगे 12 के, तो उसमें भी आपको मॉडल पेपर लगातार मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जल्दी से टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करो तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। वहां पर इसके पूरे आपको ये पेपर मिल जाएगा, और भी बाकी पेपर आपको वहां पर मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। दोस्तों वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। क्लास 11th इंग्लिश एनुअल एग्जाम पेपर 2023 बिल्कुल लेटेस्ट पेपर, आपके वार्षिक परीक्षा में यही सारे पेपर आ रहे हैं। कोड इसका भी है, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि ये पेपर आपके स्कूल में आए, आपके कॉलेज में पूछा जाए। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प करेंगे। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 खंडों में प्रश्न पत्र विभाजित है। ठीक है, A, B, C and D। प्रश्न सेक्शन A रहेगा रीडिंग का। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस पैसेज को अच्छे से आपको पढ़ना है, और इसी से फिर 4 प्रश्नों के कितने प्रश्न दिए हैं, हाँ इसके नीचे जो भी प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर आपको इसी पैसेज से निकाल कर लिखना होगा। तो ये पैसेज शुरू होता है यहाँ से, ऑल्दो नथिंग वॉज सैड अबाउट इट एंड नो नेम्स वेयर मेंशन्ड एट वन प्लेस देयर वॉज एन एक्सीडेंट, वन ओनर वॉज हैंडिंग एवर हिज टॉर्च टू ए फ्रेश रनर, लेट इट गो आउट। तो ये पूरे चैप्टर से आपसे संबंधित होगा जो आप पढ़ते हो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में। तो जिस भी चैप्टर का हो उसको आप उसी हिसाब से इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। पहला प्रश्न क्या है, व्हाट हैपेंड एक्सीडेंटली एट वन प्लेस अकॉर्डिंग टू द राइट। ठीक है, ऊपर जो पैसेज है उसके अनुसार क्या हुआ था अचानक एक स्थान पर, जैसा कि ऊपर पैसेज में लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट मस्ट हैव बीन द इफेक्ट ऑफ द एक्सीडेंट ऑन द पर्सन हु कॉज्ड इट। अगला प्रश्न है, व्हाट इज आवर ड्यूटी आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड होना चाहिए इसको। ठीक है, कंप्लीटेड आवर एजुकेशन, यहाँ पर गलत हुआ है ना। तो व्हाट इज आवर ड्यूटी आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड आवर एजुकेशन। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न है उनके उत्तर आपको देना है। चलते हैं अगले पेज पे दोस्तों। अगले पेज पे भी दोस्तों ये जारी रहेगा, व्हाट मस्ट गुड सिटीजन्स कैरी विद देम वेयर एवर दे गो। ठीक है, विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन, अलाउइंग का मतलब क्या, अलाउइंग का मतलब क्या है। ठीक है, और फीलिंग शेम का मतलब क्या है, इनके मतलब बताना। सेक्शन बी राइटिंग है, राइट ए रिपोर्ट ऑन नो टोबैको डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। अपने स्कूल में तंबाकू निषेध दिवस पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। अगर नहीं आता तो फिर ये कर सकते हो आप, ये वाला प्रश्न अथवा करके दिया हुआ है, इसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, मेक नोट्स ऑन
ऑन द गिवन पैसेज एंड देन मेक समरी ऑफ द पैसेज विद द हेल्प ऑफ नोट्स। इस नोट्स की ये जो नोट्स आपका पूरा दिया है यहाँ से यहाँ तक, इसकी समरी आपको लिखना है, ठीक है। योर स्कूल सेलिब्रेटेड, तीसरा प्रश्न है राइटिंग में, योर स्कूल सेलिब्रेटेड द चिल्ड्रंस डे दिस ईयर, आपके विद्यालय में बाल दिवस मनाया गया। यू टुक एन एक्टिव पार्ट इन द सेलिब्रेशन, आपने भी उसमें पार्ट लिया, सेलिब्रेशन में पार्ट लिया। राइट एन आर्टिकल ऑन चिल्ड्रंस डे इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में आपको इस पर एक आर्टिकल लिखना है, एक पैसेज लिखना है। योर आर्टिकल इज़ टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन, जो कि आपके स्कूल मैगजीन में छापा जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर आने वाले हैं। 10 नंबर का ये प्रश्न था, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके बाद ऐसे है राइटिंग में, अगर नहीं आता ये रिपोर्ट नहीं लिख पाते हो, ठीक है। रिपोर्ट था क्या था ये, हाँ एक्टिव पार्ट योर आर्टिकल, हाँ आर्टिकल अगर आपको ये नहीं आता है तो आर्टिकल नहीं लिख पाते हो तो ऐसे लिख सकते हो, कोरोना पर एक ग्लोबल चैलेंज इन अबाउट 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में कोरोना पर, जो कि एक ग्लोबल एक वैश्विक चुनौती है, कोरोना एक ग्लोबल चैलेंज पर आप 150 शब्दों में ऐसे यानी निबंध लिख सकते हो। इसके बाद राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द स्पोर्ट्स अवार्ड एंड द डिससेटिस्फैक्शन दे हैव क्रिएटेड इन सम ऑफ द एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर सजेशंस, ठीक है। तो ये वाला आप कर सकते हैं। क्या, एक पत्र लिखना है एडिटर को, किसको, नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग के जो एडिटर हैं, आपको नेशनल डेली नामक जो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं उनको एक पत्र लिखना है। ये बताना है कि जो स्पोर्ट्स अवार्ड हुए थे, जो स्पोर्ट्स अवार्ड दिए हैं, उसमें आपको असंतुष्टि है। दे हैव क्रिएटेड इन सम ऑफ द एमिनेंट स्पोर्ट पर्सनालिटीज, जो कुछ स्पोर्ट्स की शख्सियतों के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर आपको असंतुष्टि है, यह आपको उन्हें बताना है पत्र के माध्यम से। डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर सजेशन, अपने सुझाव भी देना मत भूलें। तो ये आप लिख सकते हो, 5 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है, एडिटर वाला। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ठीक है, ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर भैया वो पहले वाला क्वेश्चन नहीं आता एडिटर को, तो राइट ए लेटर टू द जनरल मैनेजर ऑफ योर टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन फंक्शनिंग ऑफ द टेलीफोन। आपके घर में या आपके ऑफिस में टेलीफोन काम नहीं कर रहा है तो अपने ज़िले की टेलीकॉम के जो जनरल मैनेजर हैं उनको एक लेटर के द्वारा बताना है आपको। इसके बाद ग्रामर है सेक्शन सी में, यहाँ पर चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। आई सेड टू देम आई शैल बी पंक्चुअल इन फ्यूचर। नहीं आता तो सोनिया सेड टू मी व्हाई डू यू लाफ, ये वाला कर सकते हैं, कोई एक करना है। इसके बाद कंबाइन द फॉलोइंग, ही वॉज एंग्री ही टुक हिज फूड, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। इसके बाद द बुक इज चीप इट इज़ गुड इनटू कंपाउंड सेंटेंस, इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। फिर पैसिव वॉइस में बदलना है, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर टुडे, मैं आज एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, इसको पैसिव वॉइस में बदलना। नहीं आता तो ए लाइन किल्ड एन ऑक्स, ठीक, एक शेर ने एक लोमड़ी को मार दिया, इसको बदल दो पैसिव वॉइस में। इसके बाद करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स इन योर ओन सेंटेंस, किसी एक ईडियम का आपको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। इन फुल स्विंग और ए फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है, एक अच्छे मौसम का दोस्त, यानी कि जब अच्छा होता है तो आपके साथ रहता है, लेकिन बुरे समय में आपका साथ छोड़ देता है। इन फुल स्विंग यानी कि चरम सीमा पे, या इन फुल स्विंग यानी कि क्या इसको बोलूँ मैं, जब कोई भी चीज़ अपने हाई पॉइंट पे होती है तो उसको बोल सकते हैं इन फुल स्विंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि रेन इज़ इन फुल स्विंग, यानी बारिश अपने चरम पर है, बारिश अपने पूरे प्रोग्रेस पे है, यानी कि बिल्कुल चरम सीमा पर है, पीक पॉइंट पे है, हाँ पीक पॉइंट, इन फुल स्विंग। इसके बाद दूसरा है यूज एनी वन ऑफ द गिवन फ्रेसल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंस, किसी एक फ्रेसल वर्ब का आपको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, पास अवे या रन आउट का।
इसके बाद गिव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। एड का आपको सिनोनिम, बोल्ड का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची, कॉन्फेस का और नॉटी का सिनोनिम बताना है। इसके बाद एंटोनिम देना है एथीस्ट का, तो एथीस्ट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एथीस्ट का क्या हो जाएगा, रेशियोनल का क्या हो जाएगा, रेशियोनल का क्या हो जाएगा, सर्टेन का क्या हो जाएगा, रॉ का क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। इस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। स्पीच डिलीवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अथवा ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, तो इसको तो ऑर्फन बोलते हैं ना, अनाथ। अगले बार है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन सो ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। दो मिलते जुलते शब्द हैं, अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करके इनके बीच जो अंतर है उसको स्पष्ट करना है। साइट साइट और इनसाइट इनसाइट को। ठीक है, फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या शब्द है। साइट का मतलब बताना, इसको वाक्य प्रयोग कर देना। फिर साइट का मतलब बताना, इसको वाक्य प्रयोग कर देना। इनसाइट का मतलब बताना, इसको वाक्य प्रयोग कर देना। फिर इनसाइट का मतलब बताना, इसका वाक्य प्रयोग कर देना, ताकि अंतर भी पता चल जाए और मीनिंग भी पता चल जाए। चलते हैं नेक्स्ट पेज और लास्ट पेज पे। दोस्तों एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तो अगले पेज पे दोस्तों आपको मिलेगी एक स्टोरी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। एक सिंह वन में रहता था, उसके साथ एक सिंहनी भी रहती थी, उसके दो शावक यानी दो बच्चे थे। सिंह यानी कि शेर रोज जानवरों को मार कर लाता था। एक दिन उसे कुछ नहीं मिला, शिकार की खोज में वह घूमता रहा। रात होने लगी, लौटते समय उसे गीदड़ का एक बच्चा मिला। बच्चा जानकर सिंह ने उसे नहीं मारा। सिंहनी ने भी ऐसा ही किया, उसे अपना तीसरा बेटा बना लिया। फिर उसे अपना दूध पिलाकर मोटा ताज़ा कर दिया। तीनों बच्चे अपनी जाति जाने बिना अपनी जाति जाने एक साथ खाते पीते और खेलते कूदते दिन बिताने लगे। तो ये स्टोरी है, इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, एक पैसेज दिया हुआ है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 8 नंबर का है, कर ले जाओगे आप। इसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर है, जहाँ पर आपके किताब से प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर। जो आपका चैप्टर रहेगा उसमें आपको ग्रैंड मदर कोई कैरेक्टर है उसका कैरेक्टर स्केच करना, चरित्र चित्रण करना। नहीं आता तो वो व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ पेंटर वू डाउजी इन द चैप्टर। वू डाउजी नाम का जो पेंटर था उसका आपके चैप्टर में क्या कहानी थी, उसकी क्या कहानी थी या उसका क्या रोल था। अगला प्रश्न है गिव शॉर्ट आंसर ऑफ एनी टू। किन्हीं दो का शॉर्ट आंसर देना है। ठीक है, 4 नंबर का एक शॉर्ट रहेगा, 4 नंबर का एक शॉर्ट रहेगा, यानी कि 8 नंबर के 2 प्रश्न। रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। स्टैंजा को पढ़ो और उसके नीचे आंसर को लिखो। तो ये लेबरनम टॉप जो आपकी एक कविता है, इससे मिलती जुलती जो भी टॉपिक हो, तो उसके ये प्रश्न रहेंगे, इनके आंसर देना है। 6 नंबर का है। इसके बाद सेंट्रल आइडिया दे सकते हो आप। सेंट्रल आइडिया किसका किसका पूछा गया है। ए फोटोग्राफ कविता का लिख सकते हो, द वॉइस ऑफ द रेन या द क्या है लेबरनम। हाँ, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखो, 4 नंबर का है। इसके बाद आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 75 वर्ड्स। किसी एक का 75 शब्दों में उत्तर देना है। लॉन्ग आंसर है ये। ठीक है, 7 नंबर का। तो पहला है हैव यू कम बैक सैड द वुमेन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम, डज दिस स्टेटमेंट गिव सेम क्लू अबाउट द स्टोरी, इफ यस व्हाट इज इट। और अगला प्रश्न है दोस्तों, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वेयर कंसिस्टेंट stricken or because they were afraid। इसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। 30 शब्दों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना। 3 दिए हैं, 2 के देना है। तो पहला प्रश्न है हु आर द मेंबर्स ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली। इसके बाद है व्हाट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स, व्हाट डू दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्टार्स। दोस्तों ये सारे आपके चैप्टर के क्वेश्चन हैं। तो मुझे तो पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया है, तो उसको आप देख लेना जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था कि ये जो प्रश्न हैं ये आ सकते हैं आपके पेपर में, लेकिन 100% आएंगे ऐसा चैनल दावा नहीं करता है दोस्तों। आने की पूरी संभावना है, आ जाए तो अच्छी बात है, या इसके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे।
ठीक है। लेकिन बिल्कुल ये मत सोच के जाना कि ये ही आएगा। इससे तैयारी अपनी अच्छी कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसका आपको ये पूरा पेपर मिल जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मॉडल पेपर आपकी तैयारी में हेल्प करेगा, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय। गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर, एनुअल एग्जामिनेशन चल रहे हैं या फिर कहीं पर होने वाले हैं, तो इसी से मिलते जुलते पेपर आ रहे हैं। और दोस्तों ये भी पेपर आपके पेपर में आ सकता है और 70 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है। यहाँ हम जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट में हमें सॉल्व करना होगा केमिस्ट्री क्लास 11। चलो शुरू करते हैं पूरा पेपर। वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। लास्ट में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। वार्षिक परीक्षा 2023 का केमिस्ट्री का पेपर चलो शुरू करते हैं। तो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। तो पहला जो बहुविकल्पीय वाला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। लिखा है 1.7 ग्राम अमोनिया गैस में अमोनिया के मोलों की संख्या कितनी होगी। तो ग्राम में भार बटे उसका अणुभार, तो अमोनिया के मोल निकल आएंगे 0.1 मोल। ठीक है, 0.1 मोल निकलेगा। दूसरा है हमारा प्रश्न, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो स्मॉल m होती है दोस्तों, ये कक्षकों का अभिविन्यास बताती है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी होगी। तो जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन सब में बराबर हैं 10, तो जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा, आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक उसी की होगी। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है, C4 नेगेटिव। इसके बाद है हमारे पास H2S2O8 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। H2S2O8 में, तो चलो इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो H की तो 1 होती है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगी, प्लस S की निकालना है तो इसका 2x मान लेते हैं। ऑक्सीजन की -2, तो 8 दूनी 16, -16 बराबर 0। 16 का उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, 2 को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 16 -2, यहाँ पर कहेंगे 16 -2, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 14। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14/2 यानी कि +7। डी वाला ऑप्शन सही है। H2S2O8 में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है वो +7 आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से CH3OC2H5 का IUPAC नाम सही कौन सा है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, छोटे तरफ का एल्कोक्सी बड़े तरफ का एल्केन, तो यानी कि मेथॉक्सी एथेन इसका सही नाम होगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, मेथॉक्सी एथेन। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारी जल प्रयुक्त होता है तो नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन सही है। सारे प्रश्न हाईलाइट भी कर रखे हैं मैंने, जो सही ऑप्शन है। अब 2-2 नंबर के प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न संख्या 3, आयनन विभव पूछा गया, परिभाषा दे देना, उदाहरण दे देना। पाई बंद को उदाहरण देकर समझाइए, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पूछा गया है। साम्य स्थिरांक की परिभाषा पूछी गई है, ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है दोस्तों, जल की अस्थायी एवं स्थायी कठोरता के कारण क्या है, वर्णन कीजिए। अस्थायी और स्थायी कठोरता होती है जल में 2 तरह की, क्यों होती है, कौन से लवणों के कारण होती है, कौन से सॉल्ट्स घुले होते हैं, तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपको पता है तो। इसके बाद क्षार धातुएं प्रकृति में क्यों नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील होती हैं और वायु जल इत्यादि पदार्थों से अत्यंत आसानी के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, इसीलिए ये मुक्त अवस्था में नहीं होती हैं, संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद हमारे पास है, निर्जल AlCl3 नम वायु में धूम क्यों देता है, समझाइए। धूम मतलब फ्यूम्स क्यों देता है, धूम का मतलब धुआं नहीं, धुआं अलग है, फ्यूम अलग है। तो निर्जल AlCl3 यानी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड नम वायु में धूम क्यों देता है, समझाइए। अगला प्रश्न है, मोल अवधारणा को संक्षिप्त में समझाइए। मोल कॉन्सेप्ट जो होता है उसको संक्षिप्त में समझाइए। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो ये तो आपको आता ही होगा। मोल की परिभाषा अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि वहाँ पर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं।
प्रश्न संख्या 4, पाउली का अपवर्जन नियम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार करके जाना। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्या तात्पर्य है, ये भी अच्छा प्रश्न है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के आधार पर एंट्रोपी की व्याख्या कीजिए। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के आधार पर एंट्रोपी की व्याख्या कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। क्या Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट में सल्फर की, निकाल के बताओ कमेंट बॉक्स में कितनी आएगी। मेथिल अल्कोहल में कार्बन की और पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताओ कितनी आएगी। तीनों में बताना है आपको। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है या नहीं आता है कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है। निम्नलिखित समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। यहाँ पर ये जो समीकरण दिया है इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। अगला प्रश्न है, वेस्पर VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी सिद्धांत को समझाइए। इसको हिंदी में कहते हैं संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है। इसको समझाना है। इसके आधार पर H2O की ज्यामिति की विवेचना करनी है। H2O की ज्यामिति कैसी होती है वेस्पर थ्योरी के हिसाब से। ठीक है। VSEPR थ्योरी के हिसाब से समझाना है। इसके बाद है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम परिभाषित करो। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम परिभाषित करो, इस नियम को समझाइए। इसकी सीमाओं का उल्लेख भी कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों। हो सकता है कि बिल्कुल डिट्टो यानी पूरा 100% आपका यही पेपर आ जाए आपकी वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम में केमिस्ट्री क्लास 11th में। अनुनाद के बारे में पूछा गया। अनुनाद की परिभाषा देना है, समझाना है उदाहरण से। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, प्रत्येक क्वांटम संख्या के मान संभावित मान के साथ लिखिए। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, प्रत्येक क्वांटम संख्या के मान संभावित मान के साथ लिखिए। अगला प्रश्न है, अगर क्वांटम संख्या वाला नहीं करना है तो कक्षकों के संकरण से आप क्या समझते हैं। sp3d संकरण को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। कक्षकों के संकरण हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हैं। sp3d संकरण को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी लवण की विलेयता तथा अविलेयता गुणनफल में क्या संबंध है। किसी लवण की विलेयता तथा अविलेयता गुणनफल में क्या संबंध है। विलेयता गुणनफल का एक उपयोग लिखो। विलेयता गुणनफल का एक उपयोग लिखना है। प्रश्न संख्या 7 है, हाइड्रोजन आबंध पर टिप्पणी लिखना है। उपसंयोजक आबंध पर टिप्पणी लिखना है और वैद्युत ऋणता या वैद्युत ऋणात्मकता जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं इस पर भी टिप्पणी लिखना है। नहीं आती टिप्पणियाँ ये तो अथवा में एक प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्षारीय धातु के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। जानते हैं हम कि आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड फर्स्ट है, सेकंड में क्षारीय धातुएं यानी फर्स्ट ए में क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय मृदा धातु है सेकंड में। तो फर्स्ट ए में 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ दोस्तों इनका अंतिम कोश पूरा होता है, तो इसकी आप विवेचना करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न होगा। कौन कौन सी धातुएँ होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, यही होती है हमारी क्षार धातुएं। पहले फर्स्ट ए ग्रुप में ये पाई जाती हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। एथिलीन पर ब्रोमीन की अभिक्रिया कराई गई तो डाइब्रोमो एथेन बन गया। 1,2 डाइब्रोमो एथेन बना। तो इसकी क्रियाविधि आपको समझाना है। 5 नंबर का प्रश्न है। नहीं क्रियाविधि करना है, नहीं रिएक्शन करनी है तो फिटकरी का सामान्य सूत्र। छद्म फिटकरियाँ क्या होती हैं, फिटकरी के गुण और उपयोग लिखो। फिटकरी का सामान्य सूत्र। छद्म फिटकरियाँ यानी कि झूठी फिटकरियाँ क्या होती हैं, झूठी एलम्स स्यूडो एलम्स क्या होते हैं, और फिटकरी के गुण एवं उपयोग लिखो। तो ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ये पेपर 100% भी आ सकता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर सॉल्व करके जाना, इससे अपनी तैयारी बेहतर बनाना। हाँ ये बात है कि इसको 100% मत समझना कि ये ही पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ऐसा चैनल दावा नहीं करता। तो इससे तैयारी आप बेहतर बना सकते हो। उम्मीद करते हैं यही पेपर आपके कॉलेज में भी, आपके स्कूल में भी आए। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको तैयार करके ज़रूर जाना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार पेपर स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। वार्षिक परीक्षा 2023 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री क्लास 11th का। तो
टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ से दोस्तों आप अच्छी तैयारी करके जाना। हो सकता है कि दोस्तों ये 100% आ जाए, हो सकता है कि ना भी आए, तो इसको मॉडल पेपर की तरह तैयार कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। दोस्तों गुड लक फॉर एग्जाम्स। देख सकते हैं सारे स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बढ़िया क्वेश्चन है, इनको ज़रूर तैयार कर जाना क्लास 11th वार्षिक परीक्षा केमिस्ट्री में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। वार्षिक परीक्षा 2023 जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास 11th का पेपर देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आपके कॉलेज में, आपके एनुअल एग्जाम में, आपकी वार्षिक परीक्षा में इस पेपर के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियोज़ जल्दी अपलोड होने वाले हैं। दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट आपको यहाँ पर मिलते हैं। पूर्णांक 70 रहता है। वार्षिक परीक्षा 2030 बायोलॉजी का पेपर है ये। तो सबसे पहले आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेंगे। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि मैं आपसे पूछूंगा, जाति शब्द किसने दिया था? जाति शब्द किसने दिया था? जॉन हचिंसन ने, या जॉन रे ने, लिनियस ने, या चार्ल्स डार्विन ने? तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ। एक क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि जाति शब्द किसने दिया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ज़्यादा संभावना है आपके एग्जाम में इस पेपर के आने की। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं लास्ट में अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पेशी अस्थि से जुड़ी होती है, तो ये जुड़ी होती है कंडराओं द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे पहला संश्लेषित एंजाइम है, तो यूरिएज सबसे पहला संश्लेषित और विलगित एंजाइम है। इसके बाद वृक्क यानी कि किडनी द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है वो किडनी द्वारा स्रावित होता है, वृक्क द्वारा स्रावित होता है, जो कि एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन को प्रेरित करता है या उसमें सहायता करता है। एक नंबर वाले प्रश्न अब आएंगे। माइकोप्लाज्मा से उत्पन्न 2 पादप रोगों के नाम बताइए। माइकोप्लाज्मा कवक से उत्पन्न 2 पौधों के रोगों के नाम बताना है। इसके बाद बंद गोभी तथा फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? बंद गोभी तथा फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? अगला प्रश्न है, कोशिका कला की संरचना का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? हम जानते हैं सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका कला की संरचना का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न लेते हैं, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का विषाक्त प्रभाव क्यों होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का विषाक्त प्रभाव क्यों होता है? हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है, और ऑक्सीजन जितना हीमोग्लोबिन से बंधता है, ज्वाइंट होता है, बाइंड होता है, उससे 4 गुना क्षमता से कार्बन मोनोऑक्साइड बंध जाता है, जिससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यानी कि ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता या ऑक्सीजन को आवश्यकता जहां पर है उन ऊतकों तक पहुंचाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड घेर लेगा तो ऑक्सीजन फिर कहाँ पे रहेगी? समझ रहे हो आप? अगर आप कोई व्यक्ति किसी कुर्सी पर बैठ गया है तो दूसरा व्यक्ति उस पर किस तरह से बैठ सकता है और कैसे वो हो सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसी कारण विषाक्त प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। हृदय से रुधिर का कितने प्रतिशत रक्त हर बार मस्तिष्क एवं वृक्कों में पहुंचता है? हृदय से कितने प्रतिशत रुधिर, कितने प्रतिशत ब्लड हर बार मस्तिष्क यानी ब्रेन और वृक्कों यानी किडनी में पहुंचता है? अगला प्रश्न दोस्तों लेते हैं। तो अगला प्रश्न चलते हैं अगले पेज पर। तो ये सारे प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये आ गए हैं और क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रेऑन्स के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। प्रेऑन्स के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। इसके बाद संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज किसे कहते हैं? संयोजी ऊतक। दोस्तों डीएनए के किसी एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना दीजिए। डीएनए के किसी एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना देनी है।
इसके बाद रेड ड्रॉप क्या है? रेड ड्रॉप क्या है? अगला प्रश्न है, बाढ़ के पानी में अधिक दिनों तक डूबे रहने से पौधे नष्ट क्यों हो जाते हैं? बाढ़ के पानी में अधिक दिनों तक डूबे रहने से पौधे नष्ट क्यों हो जाते हैं? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 और यहाँ पर 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे। वायरस और जीवाणु में अंतर लिखो। वायरस और जीवाणु में अंतर लिखो। अगला प्रश्न है कूट चक्रक और साइथियम में अंतर लिखिए। कूट चक्रक और साइथियम में अंतर। इसके बाद अस्थि और उपास्थि में अंतर लिखिए। तो देख सकते हैं कि अंतर करने वाले प्रश्न बहुत ज्यादा हैं। श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का वर्णन करो। श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का वर्णन करो। प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर भी 3-3 नंबर के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे सारे। अरेखित पहला है, पेरिस्टोम का सचित्र टिप्पणी कीजिए। पेरिस्टोम पर सचित्र टिप्पणी कीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर मिलेगा, अरेखित पेशी तंतु और रेखित पेशी तंतु में अंतर लिखिए। अरेखित पेशी तंतु और रेखित पेशी तंतु में अंतर। इसके बाद C3 पौधे और CAM यानी कैम पौधे में अंतर लिखिए। तो अंतर वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में बायोलॉजी क्लास 11th में, जैसा कि इस पेपर से दिख रहा है। पादप हार्मोन्स का महत्व लिखिए। प्लांट हार्मोन्स का महत्व लिखना है, पादप हार्मोन्स का महत्व लिखना है। प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर भी 3-3 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। संघ पोरीफेरा के मुख्य लक्षण लिखो। संघ पोरीफेरा के मुख्य लक्षण लिखो। अगला है, पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन कीजिए। पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन कीजिए। इसके बाद गाल्जी काय पर टिप्पणी लिखो। गाल्जी काय पर टिप्पणी लिखना है। गाल्जी बॉडी जो होती है, जो कि एक कोशिकांग है, उस पर टिप्पणी लिखो। इसके बाद प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क में अंतर लिखिए। प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क में अंतर, ये भी 3 नंबर का। इसके बाद 5 नंबर वाले प्रश्न संख्या 7। पहला प्रश्न है, जीवन के 3 डोमेन का सचित्र वर्णन कीजिए। जीवन के 3 डोमेन का सचित्र वर्णन कीजिए। नहीं आता प्रश्न ये वाला तो अथवा में लिलिएसी कुल के पुष्प का अर्ध तकनीकी भाषा में वर्णन कीजिए। पुष्प चित्र, पुष्प सूत्र तथा आर्थिक महत्व के पौधों का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो लिलिएसी फैमिली आपको पूरी यहाँ पर दिख सकती है 5 नंबर में। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, गुणसूत्र की जैव रासायनिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इनके कार्य बताइए। गुणसूत्र की जैव रासायनिक संरचना यानी कि बायोकेमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका सचित्र वर्णन करना है और उसके कार्यों को बताना है। नहीं आता तो एक विकल्प आपको मिलेगा, श्वसन क्रिया के क्रेब्स चक्र का वर्णन करो। तो क्रेब्स चक्र आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, क्रेब्स चक्र पूछा गया है। लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जो कि 5 नंबर का है। श्वसन क्रिया में श्वासोच्छ्वास तथा फेफड़ों में गैसीय विनिमय का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस होता है उसको विस्तार से वर्णन करना है। अगर नहीं आता ये प्रश्न तो कार्बोहाइड्रेट पर एक प्रश्न पूछा गया है जैव अणु वाले चैप्टर से। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब होते हैं ना। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो ये ग्लूकोज होता है, C6H12O6 इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद जंतु शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की क्या भूमिका है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं जो कि हम भोजन से प्राप्त करते हैं और ये श्वसन में ऊर्जा का निर्माण ATP के रूप में करते हैं। तो ये पूरा पेपर आपने समझ लिया दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला था कि ये दोस्तों एक मॉडल पेपर की तरह आप यूज़ करना। हाँ, ये पेपर आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन 100% दोस्तों यही पेपर आ जाएगा ऐसा चैनल दावा नहीं कर रहा है। तो तैयार करके जाना, हो सकता है कि 100% यही पेपर आ जाए आपके पेपर में, हो सकता है इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में आ जाएं, हो सकता है कि ये 95% पेपर सेम आ जाए। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, इसका यूज़ आप मॉडल पेपर की तरह करना, ठीक है। ये सारा पेपर आप देख सकते हो। ये पेपर पूरा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च करो एग्जाम्स विद MS या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाओ, क्लिक करो। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां पर आपको ये मॉडल पेपर के पूरे पिक्चर्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट के PDF आने वाले हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दोस्तों ये पेपर था पूरा बायोलॉजी क्लास 10 का। एक बार फिर से मैं जल्दी से आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे प्रश्न पूछे गए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों।
बायोलॉजी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ वर्षों से यूपी बोर्ड में 12th में, जब आप 11th में हो, जब 12th में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का ही सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप एनसीईआरटी से पढ़ाई करें और उनके कॉन्सेप्ट को, उस बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो जो भी भाषा शैली है यहाँ पर, उसको समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपके 12th के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाओगे बायोलॉजी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी भी मॉडल पेपर जल्द ही आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। @examswithms यूज़र नेम है चैनल का, यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा। दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023 का मैथमेटिक्स क्लास 11th का एनुअल वाला पेपर, वार्षिक परीक्षा का पेपर। 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। इसी से मिलते जुलते पेपर आपके एग्जाम में आ रहे हैं, वार्षिक परीक्षा में आ रहे हैं, तो इसको सॉल्व ज़रूर करना, मॉडल पेपर की तरह सॉल्व कर लेना। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और हो सकता है 90% 95% चांस है कि ये ही पेपर आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो निर्देश यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं जिनका सही उत्तर आपको सेलेक्ट करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न संख्या गा है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ठीक है, tan 89 डिग्री तक जाएगा, इसका मान क्या होगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके मैथ क्लास 11th में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं बहुविकल्पीय। इसके बाद अब दूसरा प्रश्न जो है वो है 1 नंबर का प्रश्न न्यूमेरिकल, जो सॉल्व करना है आपको। इसका आंसर ये सवाल लगाना है। दूसरा है ये वाला, ठीक है, इसको हल करना है, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से प्रश्न आए हैं। अगला प्रश्न है एक धन पूर्णांक n के लिए 1 - i की पावर n और 1 अपॉन i की पावर n का मान ज्ञात करो। 1 नंबर का, यदि tan x बराबर b/a तब √a + b/a - b प्लस √a - b अपॉन a + b का मान बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि g बराबर 7,8 और h बराबर 5,4,2 तो g इंटू h और h इंटू g का मान बताओ। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं a की वैल्यू यहाँ पर दी गई है तथा b की वैल्यू दी गई है, तो सिद्ध करना है कि a यूनियन b बराबर और 0,1,2। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन दिए हैं को पुनः परिभाषित करना है। एक फंक्शन दिया है, इसको आपको पुनः परिभाषित करना है। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा = sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस कॉस अल्फा तब दर्शाना है sin अल्फा प्लस कॉस अल्फा = √2 cos थीटा। अगला प्रश्न है यदि x बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा है तो सिद्ध करना है x की पावर n माइनस x की पावर माइनस n = 2i sin ईटा थीटा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं। अगला प्रश्न है सिद्ध करना है m² - n² = 4 sin a × tan a, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। फिर यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है कि मान लीजिए ये पूरा फंक्शन दिया है, इसे z में फंक्शन ax + b द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ a, b कोई पूर्णांक है, a, b को निर्धारित कीजिए। समुच्चयों a तथा b में क्रमशः 6 तथा 9 अवयव हैं, तो p ब्रैकेट a कैप b में अवयवों की अधिकतम संख्या निकालो। ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पेज नंबर 3 पे ये सारे प्रश्न हैं। तो 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हल करना है 5 नंबर में। tan π/8 का मान पूछा गया है, tan π/8 का मान पूछा गया है। अगला, यदि a तथा b कोई दो समुच्चय हैं तो सिद्ध करना है आपको, ये वाला पूरा इक्वेशन बना के सिद्ध करना, ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद वह डोमेन निकालो जिसमें फलन f(x) = 1 - 3x तथा g(x) = 2x² - 1 दोनों समान हैं, 5 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध करना है sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16, 3/16 के बराबर सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 1 + x/1 - x इज इक्वल टू cos 2θ + 1 प्लस i sin 2θ, तो सिद्ध करना है आपको x बराबर i tan θ, x बराबर i tan θ। रैखिक असमीकरण निकाय 2x + y इज इक्वल और ग्रेटर देन 8 तथा x + 2y इज इक्वल और ग्रेटर देन 10 को आलेखीय विधि से हल करो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित रैखिक असमीकरण निकाय को आलेखीय विधि द्वारा हल करो। इसको हल करना है। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, सम्मिश्र दिए हुए हैं और इनको इसके बराबर, ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये भी 5 नंबर का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला पेज नंबर 4, हाँ पेज नंबर, उसका मान निकालना था जो पिछले प्रश्न था। इसके बाद इनवोल्यूट, ठीक है, इनवोल्यूट शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वरों तथा 2 व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है, ठीक है। अगला है, शब्द इंडिपेंडेंट के अक्षरों से 5 अक्षरों में कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। नहीं आता तो अथवा में 8 नंबर का प्रश्न है। ये 3 समुच्चय दे दिए हैं A B C, तो तर्क द्वारा सिद्ध करना है आपको, ये पूरा तर्क द्वारा सिद्ध करना है। इसके बाद, यदि Z1/Z2 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है तो सिद्ध करना है, ये 8 नंबर का प्रश्न है। अथवा नहीं अगर कर पा रहे हो तो ये करना है, मान लीजिए फंक्शन इतने के बराबर है, R तथा R में एक फलन का f का परिसर निर्धारित कीजिए। इसके बाद सिद्ध कीजिए, ये 8 नंबर का प्रश्न है, cos 3π/2 + x इंटू cos 2π + x ब्रैकेट cot ब्रैकेट 3π/2 - x प्लस cot ब्रैकेट 2x + x बराबर, ये कितने के सिद्ध करना है आपको, 1 के बराबर इस पूरे को सिद्ध करना है, 1 के बराबर सिद्ध करना है। नहीं आता है तो 8 नंबर का प्रश्न है, तो आप ये कर सकते हैं, सिद्ध कीजिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर ब्रैकेट a + π/3 प्लस cos स्क्वायर ब्रैकेट a - π/3 इज इक्वल टू 3/2, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो ये भी आप कर सकते हो दोस्तों। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाना, ये सॉल्व कर लेना दोस्तों। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट कि ये पेपर आपके पेपर में आ सकता है, लेकिन 100% गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आप इससे कुछ क्वेश्चन आ जाएं, इसको बस एक मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करना। ये मत सोचना कि यही पेपर आपका 100% आएगा, चैनल ऐसा कोई भी दावा नहीं करता दोस्तों। हाँ, आपकी तैयारी इससे बेहतर हो जाएगी क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना और सॉल्व करके जाना, हो सकता है कि यही पेपर आपके एग्जाम में आ जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। PDF आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर देख सकते हैं हम क्लास 11th वार्षिक परीक्षा 2023 गणित का पेपर देख रहे थे हम। आपके लिए पेपर लाता रहूँगा दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को।